5 जनवरी 2009 एक तारीख जिसने इंडिया के कॉर्पोरेट इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक आदमी के कन्फेशन ने देश के शेयर बाजार में ऐसा उछाल ला दिया कि सिर्फ एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के 14,000 करोड़ रुपए डूब गए। कन्फेशन था सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन बी रामलिंग राजू का। जी हाँ, वही सत्यम जो उस वक्त देश के चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी। वही सत्यम जिसे कुछ महीने पहले ही एक कंपनी चलाने के बेहतरीन तरीकों के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। और वही रामलिंग राजू जो हजारों यूथ के लिए एक आइडल थे, अचानक भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड का चेहरा बन गए। ये कहानी है लालच, धोखे और आसमान छूने की एक ऐसी जिद की जिसने भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को अर्श से फर्श तक ला दिया। कहानी है सत्यम स्कैम की। कैसे एक आदमी ने सालों तक अपने देश को, अपने इन्वेस्टर्स को और अपने 53,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को धोखे में रखा और कैसे एक सच को छुपाने के लिए झूठ का एक पहाड़ बना दिया। तो चलिए शुरू करते। दोस्तों, इस कहानी के विलेन रामलिंग राजू हमेशा से ऐसा नहीं थे। एक किसान परिवार में जन्मे अमेरिका से एमबीए करके लौटे राजू ने 1987 में हैदराबाद में 20 कर्मचारियों के साथ एक कंपनी शुरू की। नाम रखा सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। ये वो दौर था जब भारत में आईटी रेवोल्यूशन अपनी करवट ले रहा था और सत्यम ने इस लहर को सही समय पर पकड़ लिया। कंपनी का काम था सॉफ्टवेयर बनाना और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को आईटी सर्विसेज देना। सत्यम की ग्रोथ तो मानो रॉकेट की स्पीड से हो रही थी। 1991 तक कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई, लेकिन असली उड़ान भरी 90 के दशक के आखिर में। उस वक्त पूरी दुनिया में एक ही डर फैला हुआ था, Y2K बग। सबको लग रहा था इस साल 1990 के बाद जब 2000 आएगा तो कंप्यूटर की डेट बदलने से सारे सिस्टम क्रैश हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंडियन आईटी कंपनियों ने दुनिया की मदद की और सत्यम इस रेस में सबसे आगे था। Y2K प्रोजेक्ट्स ने सत्यम को न सिर्फ बेशुमार पैसा कमा कर दिया बल्कि दुनिया भर की पहचान दी। देखते देखते सत्यम भारत के टॉप आईटी कंपनियों में गिनी जाने लगी। दुनिया के 65 से ज्यादा देशों में ऑफिस थे और 180 से भी ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां इनके क्लाइंट थे। कंपनी को अवार्ड पर अवार्ड मिल रहे थे। रामलिंग राजू को तो आंध्र प्रदेश का बिल गेट्स कहे जाने लगे थे। एक ऐसा विजनरी लीडर जिसने हैदराबाद को एक आईटी हब यानी साइबराबाद बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। वो जहां जाते मीडिया उन्हें घेर लेती। हर कोई उनकी सफलता का राज जानना चाहता। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। कंपनी हर 3 महीने में शानदार नतीजे पेश करती, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और शेयर की कीमत आसमान छू रही थी। 2008 में सत्यम का शेयर 544 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर था। इन्वेस्टर्स खुश थे, कर्मचारी खुश थे, सरकार भी खुश थी। सत्यम ब्रांड इंडिया का एक चमकता हुआ सितारा बन चुका था, लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा था। एक ऐसा सच जिसे रामलिंग राजू सालों से दुनिया की नजरों से छुपा रहे थे। और इस सच की शुरुआत हुई एक छोटी सी बेईमानी से। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रामलिंग राजू की नजर आईटी से हटकर रियल एस्टेट में पड़ी। 2000 के दशक में भारत के हैदराबाद जैसे शहर में जमीनों के दाम आग की तरह बढ़ रहे थे। राजू को लगा कि असली पैसा तो जमीन में है। उन्होंने हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास हजारों एकड़ जमीनें खरीदना शुरू कर दी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। आंध्र प्रदेश के लॉ के हिसाब से कोई भी एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता था। उन्होंने इस नियम से बचने के लिए एक कमाल का जुगाड़ निकाला। उन्होंने अपने परिवारों के लोगों के नाम पर, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने ड्राइवर और गार्ड के नाम पर 300 से ज्यादा छोटी छोटी कंपनी बना दी। इन खोखली कंपनियों यानी सेल कंपनियों के काम सिर्फ जमीन खरीदना था। राजू का प्लान था कि जब हैदराबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट आएगा तो इन जमीनों के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे और वो मालामाल हो जाएंगे। इस रियल एस्टेट के कारोबार को चलाने के लिए राजू ने 2 बड़ी कंपनी भी बनाई, मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए, मेटास असल में सत्यम का ही उल्टा है। ये शायद एक ऐसा संकेत था जिसे उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये राजू के दोहरे खेल की तरफ एक सीधा साधा इशारा था। जमीन खरीदने का ये खेल बहुत महंगा पड़ रहा था।
राजू को लगातार कैश की जरूरत पड़ रही थी। शुरुआत में उन्होंने अपने शेयर्स को बेचकर पैसा जुटाया, लेकिन वो पैसा भी जल्द ही कम पड़ने लगा। अब राजू एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां उसे अपने रियल एस्टेट एम्पायर को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैसा आएगा कहाँ से, और आंसर था सत्यम। और यहीं से उस झूठ की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर एक बड़े घोटाले का रूप लिया। राजू ने सोचा कि अगर वो सत्यम के प्रॉफिट को सिर्फ कागज पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा तो कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ेंगे। फिर वो उन बढ़े हुए दामों पर अपने शेयर बेचकर पैसा निकाल सकेगा और उसे अपनी जमीन में लगा देगा। उसने सोचा कि ये एक छोटा सा गैप है जिससे वो रियल एस्टेट से होने वाले मुनाफे से बाद में भर देगा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बाद में लिखा, इट वॉज लाइक राइडिंग ए टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटेन। यानी ये एक शेर की सवारी करने जैसा था जिससे ये जाने बिना उतरना मुश्किल था कि कहीं वो आपको ही ना खा जाए। और हुआ भी बिल्कुल यही। ये छोटा सा गैप बढ़ते बढ़ते एक ऐसी खाई बन गई जिसे भरना नामुमकिन था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने हजार करोड़ों रुपए के घोटाले हुए कैसे। दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड था और इसे समझने के लिए आपको अकाउंटिंग एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सोचिए आपके पास एक दुकान हो जिसमें आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन आपने लोगों को बोला कि आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब लोग आपको पूछेंगे कि बाकी 900 रुपया कहाँ गया। अब आप क्या करते हो, आपके बैंक स्टेटमेंट एडिट करके ये दिखाते हो आपके अकाउंट में 900 रुपया जमा है। रामलिंगा राजू ने सालों तक बस यही किया। फर्स्ट स्टेप था फर्जी बिल। घोटाले की शुरुआत होती थी फर्जी सेल्स दिखाने से। राजू के टीम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कंपनी के नाम पर हजारों फर्जी बिल तैयार करता था। सीबीआई की जांच में पता चला कि ऐसे करीब 7561 फर्जी चालान बनाए गए। इन बिल्स को कागज पर दिखाया जाता था कि सत्यम बहुत काम किया है और उसे पैसा मिला है, जबकि असलियत में कोई काम नहीं हुआ था और कोई पैसा नहीं आया था। दूसरा स्टेप था बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा दिखाना। जब कागज पर सेल्स बढ़ते हुए दिखेगी तो जाहिर है मुनाफा भी ज़्यादा दिखेगा। राजू ने यही किया। अगर कंपनी को असल में 60 करोड़ का मुनाफा होता तो वो अपनी रिपोर्ट में 600 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते थे। फॉर एग्जाम्पल 2008-09 के एक क्वार्टर में असली मुनाफा सिर्फ 61 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसे बढ़ाकर 649 करोड़ रुपए दिखाए थे। लगभग 97% का इन्फ्लेशन जो पूरी तरह से हवा में थी। थर्ड स्टेप था फेक बैंक स्टेटमेंट। जब जब अपने कागजों पर हजारों करोड़ का मुनाफा दिखा दिया तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा आपके बैंक में रखा है। राजू और उनकी टीम यहीं पर सबसे बड़ी जालसाजी की। उन्होंने बड़े बड़े बैंकों की फर्जी एफडी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट बना डाले। ये इतनी असली लगते थे कि कोई भी धोखा खा जाए। अपनी चिट्ठी में राजू ने खुद कबूल किया कि कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाए गए 5361 करोड़ रुपए की कैश और बैंक बैलेंस में से 5040 करोड़ रुपए पूरी तरह से फर्जी थे। ये पैसा कभी मौजूद ही नहीं था। एंड फोर्थ पिलर था ऑडिटर्स का धोखा। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के ऑडिटर क्या कर रहे थे, जिनका काम ही इन सभी चीज़ों को चेक करना होता है। सत्यम के ऑडिटर थे PwC यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटिंग फर्म में से एक है। लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। जांच में सामने आया कि PwC के ऑडिटर्स ने बैंक स्टेटमेंट को सीधे बैंक से कंफर्म करने की बजाय कंपनी मैनेजमेंट से ही ले लिया और उन फर्जी कागजों पर भरोसा कर लिया। इस लापरवाही के लिए बाद में सेबी ने PwC पर 2 साल का बैन भी लगाया था। फिफ्थ पिलर था घोस्ट एम्प्लॉइज यानी फेक एम्प्लॉइज। ये घोटाला सिर्फ फर्जी बिल और बैंक स्टेटमेंट तक नहीं था। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि सत्यम के पेरोल पर लगभग 13,000 ऐसे एम्प्लॉइज थे जो असल में थे ही नहीं। इन घोस्ट एम्प्लॉइज के नाम पर हर महीने करोड़ों रुपए की सैलरी निकाला जाता था, जो सीधा राजू और उसके साथियों की जेब में जाती थी। इस तरह एक छोटा सा झूठ एक विशाल फ्रॉड में बदल गया। राजू ने एक पैरेलल अकाउंटिंग सिस्टम बना रखा था जिसे सिर्फ वो और उसके कुछ भरोसेमंद लोग ही जानते थे। सालों तक ये खेल चलता रहा और सत्यम की झूठी चमक दुनिया को चौंकाती रही। लेकिन हर शेर की सवारी का एक अंत होता है।
दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कॉर्पोरेट दुनिया के पीछे ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे ऐसे केस स्टडीज पसंद आते हैं और आप फिनांस और बिजनेस की दुनिया को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब वापस चलते हैं अपने क्लाइमेक्स की तरफ। साल 2008 दुनिया भर में आर्थिक मंदी की दौर शुरू हुआ। अमेरिका के लेमन ब्रदर्स बैंक डूब चुका था और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। भारत का रियल एस्टेट बाजार जो आसमान छू रहा था अचानक धड़ाम से नीचे गिर गया। जिन जमीनों को राजू ने सोने का अंडा देने वाला मुर्गी समझकर खरीदा था वो अब उसके गले की हड्डी बन गई। जमीनों के दाम गिर गए थे और कोई खरीदार नहीं था। अब राजू बुरी तरह फंस चुके थे। एक तरफ रियल एस्टेट बिजनेस को पैसों की सख्त जरूरत थी और दूसरी तरफ सत्यम के खातों में जो 7,000 करोड़ रुपए का गैप था वो बढ़ता ही जा रहा था। राजू को समझ आ गया था कि अब इस शेर से उतरना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। उन्होंने एक आखिरी हताश कोशिश की, एक ऐसा प्लान बनाया जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद ये घोटाले कभी बाहर नहीं आते। उन्होंने ऐलान किया कि सत्यम कंप्यूटर्स उनके परिवार की 2 रियल एस्टेट कंपनी मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर को $1.6 बिलियन में खरीदेगी। ये प्लान बहुत शातिर था। राजू का मकसद था कि सत्यम के फर्जी केस को इन कंपनियों की असली जमीनों से बदल दिया जाए। मतलब जो पैसा सिर्फ कागजों पर था उसकी जगह बैलेंस शीट में असली जमीन आ जाए। इससे सत्यम के खातों की 7,000 करोड़ का गड्ढा भी भर जाता और उसका रियल एस्टेट बिजनेस भी बिक जाता। एक तीर से 2 निशान। लेकिन इस बार राजू का दांव उल्टा पड़ गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई इन्वेस्टर्स में हड़कंप मच गया। शेयर होल्डर्स ने सवाल उठाया कि एक सफल आईटी कंपनी को अचानक घाटे में चल रही 2 रियल एस्टेट कंपनियों को क्यों खरीद रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने राजू को सीधे सीधे धमकी दे दी। दबाव इतना बढ़ गया कि ऐलान के सिर्फ 12 घंटों के अंदर राजू को ये डील कैंसिल करना पड़ा। ये राजू की ताबूत में आखिर कील थी। डील कैंसिल होते ही सत्यम के शेयर्स बुरी तरह गिरने लगे। कंपनी पर सवाल उठने लगे। कुछ डायरेक्टर्स ने बोर्ड से रेजिग्नेशन दे दिया। इसी बीच वर्ल्ड बैंक ने सत्यम पर फॉल्स प्रॉफिट और डाटा चोरी के आरोप में 8 साल के लिए बैन कर दिया। अब राजू के पास भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसे पता था कि सच अब ज़्यादा दिन छिप नहीं सकता। 7 जनवरी 2009 रामलिंग राजू ने सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेबी को एक चिट्ठी लिखी। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी, ये था एक कन्फेशन लेटर। 5 पन्नों की इस लेटर में राजू ने वो सब कुछ मान लिया जो वो सालों से कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि कंपनी के मुनाफे और कैश बैलेंस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। उन्होंने माना कि बैलेंस शीट में 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घपला है। उन्होंने लिखा कि एक छोटा सा गैप इतना बड़ा हो गया कि उसे छुपाना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ली और कहा कि वो कानून का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे ही चिट्ठी पब्लिक हुई इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मानो कोई एटम बम गिर गया हो। सत्यम का शेयर जो 1 साल पहले 544 रुपये पर था वो गिरते गिरते 10 जनवरी तक सिर्फ 11.5 रुपये ही रह गया। इन्वेस्टर्स के 14,000 करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने सत्यम की ट्रेडिंग रोक दी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत की सबसे फेमस कंपनियों में से एक इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा। भारत की गवर्नमेंट ने तुरंत हरकत में आई। अगर सत्यम डूब जाती तो उसके 53,000 से भी ज़्यादा कर्मचारियों के भविष्य खतरे में पड़ जाता। सरकार ने तुरंत कंपनी के पुराने बोर्ड को भंग किया और कंपनी को बचाने के लिए नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए। 2 दिन बाद 9 जनवरी को रामलिंगा राजू, उसके भाई रामा राजू और कंपनी के पूर्व सीएफओ को गिरफ्तार कर लिया। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था सत्यम के लिए एक नया खरीदार ढूंढना। कई बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई लेकिन बाजी मारी टेक महिंद्रा ने। अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने सत्यम में 31% हिस्सेदारी खरीदकर कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। सत्यम का नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया। ये इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था। बाद में 2013 में महिंद्रा ने सत्यम को पूरी तरह से टेक महिंद्रा में मर्ज कर दिया।
और सत्यम का नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गया। इस मामले में रामलिंगराजू और उनके सपोर्टर्स के ऊपर सालों तक केस चला। 2015 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को धोखाधड़ी के लिए 7 साल का इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट किया। दोस्तों, सत्यम की कहानी एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल था जो इंडिया के पूरी कॉर्पोरेट सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इस काम ने हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लॉज और हमारे ऑडिटिंग प्रोसेस के कई सारे लिमिटेशंस सामने लाकर रख दिया। इस काम के बाद न्यू कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया। कॉर्पोरेट फ्रॉड को एक सीरियस क्रिमिनल फ्रॉड की तरह देखा गया। PwC जैसे बड़ी फर्म को 2 साल के बैन लगाया गया और ये मैंडेटरी कर दिया गया कि ऑडिटर्स को बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना मैंडेटरी है। और कई सारे ऑडिटिंग इम्प्रूवमेंट किए गए और व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को और भी मजबूत किया गया ताकि कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ होने पर सवाल उठा सके। सत्यम की कहानी हमें सीधी सी बात याद दिलाती है कि लालच और शॉर्टकट का रास्ता हमेशा बुरा ही होता है। ये दिखाता है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, चाहे झूठ का पहाड़ कितना भी बड़ा हो। आपको सत्यम की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजीव साइनिंग ऑफ।